हेलो दोस्तों, तो हम लोग दो प्रैक्टिस सेट शुरू कर स्टार्ट मतलब हेलो दोस्तों, तो हम लोग दो प्रैक्टिस सेट खत्म कर चुके हैं, जो कि आज है प्रैक्टिस सेट 3। जो कि हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 तक कर चुके हैं, तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 3 का पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बोलती फिल्म थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि आलम आरा फिल्म पहली बोलती फिल्म थी। और आलम आरा वर्ष 1931 में बनी हिंदी भाषा और भारत की पहली सवाक बोलती फिल्म थी। सवाक यानी कि बोलती। और इस फिल्म के निर्देशक अर्दिशीर ईरानी थे। दादा साहेब फाल्के के निर्देशक में भारत की पहली मुख्य मुख्य फिल्म हरिश्चंद्र जी, जो कि वर्ष 1913 में को रिलीज हुई थी। और चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। वर्ष 2011 में 193वां देश दक्षिणी सूडान बना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसकी आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, अरबी और मंदारिन है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए, जो कि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ पर रोक लगाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा नागालैंड। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड में प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में लोग रंगीन शिल्प प्रदर्शन, खेल, भोजन, मेलों और समारोह का आनंद लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। यह गंगा के दाहिनी तट पर मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। इसके रेट में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। सोन की मुख्य सहायक नदियां कन्हार, रिहंड व उत्तरी कोयल है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि भागलपुर। तो मंदार पर्वत बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में मंदार पर्वत का विशेष धार्मिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जब देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन किया गया था, तो मंदार पर्वत की मथनी के रूप में प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ए, जो कि वर्ष 1968 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पवन शास्त्री थे। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी, जो कि स्वामी सहजानंद सरस्वती को बिहार का उग्र कृषक नेता कहा जाता है। अपनी विद्रोह गतिविधियों के कारण इन्हें 1922 से 1923 के बीच में गाजीपुर, बनारस, फैजाबाद तथा लखनऊ के जेलों में रहना पड़ा। आरंभ में इनका कार्यक्षेत्र बक्सर, भभुआ तथा शाहबाद था, परंतु 1924 के बाद से संपूर्ण बिहार में प्रसिद्ध हो गए। 1927 में बिहार के पटना में सीताराम आश्रम को केंद्र बनाकर अपनी गतिविधियों का संचालन किया। इन्हें अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र का अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 10, एंजाइम मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि एंजाइम भोजन पचाने में मदद करता है। एंजाइम एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक होते हैं, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के दर को बढ़ा देता है। और संरचनात्मक रूप से सभी एंजाइम प्रोटीन से निर्मित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम आकार एवं अवसादन गुणांक के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया 70S राइबोसोम और एक हो गया 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जीवाणु, हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के समय कोई राइबोसोम एक mRNA के रूप ऊपर एकत्र होते रहते हैं। इस समय इन्हें पोलिसोम या पोलीराइबोसोम कहते हैं। क्वेश्चन 12, किस तत्व पर तक अस्तक का नियम लागू पाया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आंसर होगा ए, वर्ष 1864 में वैज्ञानिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने अस्तक का नियम प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण शुरुआती तत्व में गुणों की पुनरावृत्ति होते हैं। उदाहरण के लिए पहला तत्व लिथियम के गुण 8वें तत्व सोडियम Na के समान है। न्यूलैंड्स का अस्तक नियम केवल कैल्शियम तत्व तक ही लागू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। न्यूटन की खोज की गई। तो न्यूटन की खोज जे थॉमसन द्वारा की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन रदरफोर्ड के नाम से रखा गया। और न्यूट्रॉन का जो कि इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन रदरफोर्ड के नाम से रखा और न्यूटन का जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 14,
समांगी सदृश मिश्रण का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समांगी मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का एक प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें मूल पदार्थों को अलग नहीं किया जा सकता है। यह एक अधिक घटकों से बने हुए बावजूद पूरी तरह से एक समान दिखाई देते हैं, जैसे चीनी पानी का मिश्रण, पानी और शराब का मिश्रण, गन पाउडर आदि का मिश्रण। तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए, प्रदीप्त बत्ती या प्रदीप्त नलिका एक गैस डिस्चार्ज बत्ती है जिसमें पारे के वाष्प का एक्साइट करने के लिए विद्युत विभव का प्रयोग किया जाता है। यह समान मात्रा में प्रकाश पैदा करने के लिए साधारण बल्ब की तुलना में कम बिजली उपयोग करता है, किंतु इनका आकार बड़ा होता है। इसमें मरकरी की एक सूक्ष्म मात्रा भी होती है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। इसमें ऑर्गन गैस भरी रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 16, तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गलनांक वह ऊष्मीय मान होता है जिस पर कोई ठोस द्रव्य में बदल जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 17, किस उपकरण के उपयोग से किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट घनत्व को मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि फोनोमीटर, और फोनोमीटर ध्वनि तीव्रता को नापा जाता है। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ को विशिष्ट घनत्व से नापा जाता है। एमीमीटर विद्युत धारा नापा जाता है और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता नापा जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य योजना कहते हैं, सभी गैर विद्युतीकृत घरों को बिजली प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक परियोजना है। इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2017 को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि मध्यकालीन भारत में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को शेरशाह सूरी ने विकसित किया था। शेरशाह सूरी ने परगना प्रशासन को विकसित करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त किया, जैसे सिकदार पुलिस प्रमुख, इसके साथ सैनिक दस्ता होता था, और मुंसिफ भूमि की नाप व लगान व्यवस्था का देखभाल। उसके बाद फौटदार परगने की खांजाची। उसके बाद कारकुन जो था वो हिसाब किताब लिखना, मतलब रिकॉर्ड कीपर था वो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2011, जो कि आप लोग बहुत इसमें देखते होंगे कि 2011 पे बहुत ही सवाल ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ही सवाल उसमें बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि इसका और बारे में जान लेते हैं। भारत में अंतिम जनगणना वर्ष 2011 में की गई थी। वर्ष 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार आयोजित की जा चुकी है। पहली बार जनगणना वर्ष 1872 में ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड मायो के अधीन की गई थी। भारत की पहली पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। मतलब शुरू आपका यहाँ पे 1872 में हुआ था, लेकिन उसको मतलब पूर्ण नहीं किया जा सका था। तो इसको पूर्ण हुआ था 1881 में, और वर्ष 1951 के बाद सभी जनगणनाएं वर्ष 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत की गई। मतलब इसको 10 वर्ष में एक बार उसमें जनगणना कराना ही होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस थे। इनको सन 2000 में भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि अभी मोहम्मद यूनिस मतलब यहाँ पे अभी सरकार संभाल रहे हैं वहाँ का, बांग्लादेश का। और इसका क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। तृतीय क्षेत्र में संबंधित गतिविधि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि पशुपालन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो कि आप लोग यहाँ पे क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं, जो कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन, मतलब जितना भी प्राकृतिक से जुड़ा सामान हो गया, जैसे कि जितना भी नेचुरल चीज हो गया, वो सब प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। और द्वितीय क्षेत्र के अंदर जो मतलब नेचुरल चीज को, जैसे प्राकृतिक चीज को हम लोग यूज करके अपना यूज के लिए बनाए, उसको द्वितीय क्षेत्र करते हैं। जैसे विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य निर्माण, मतलब कुछ भी नेचुरल चीज से हम लोग खुद के लिए इस्तेमाल करने के लिए जो अपना बनाए, वो सब द्वितीय क्षेत्र में आता है। उसके बाद तृतीय क्षेत्र में परिवहन, संचार, मतलब जो भी सर्विसेज हो गए वो तृतीय क्षेत्र में आता है, जैसे कि परिवहन, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार आदि, ये सब तृतीय क्षेत्र से आता है। और सबसे ज्यादा रेवेन्यू मतलब तृतीय क्षेत्र ही देता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का डी, आंसर डी हो जाएगा। जो कि आप लोग यहाँ पे राजमार्ग देखते हैं, तो स्वर्णीय चतुर्भुज परियोजना का संबंध राजमार्गों के विकास से है। स्वर्णीय चतुर्भुज योजना 5846 किलोमीटर लंबी सड़क का नेटवर्क बनाने का परियोजना है, जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को आपस में जोड़ती है। और इसे वर्ष 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। कुलगाड़ी देश के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कुलगाड़ी में विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण खाने है, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। वर्तमान में चीन स्वर्ण उत्पादन में प्रथम तथा ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर है। और 25 देख लेते हैं। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, भारत के पूर्वोत्तर में स्थित असम राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ से देश के कुल चाय का उत्पादन लगभग 50% भाग प्राप्त होता है। और इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कूच बिहार तथा जलपाईगुड़ी जिलों और उत्तराखंड के गढ़वाल, कुमायूं, नैनीताल तथा अल्मोड़ा
जिले में पहाड़ी ढालों पर तथा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में भी चाय की कृषि की जाती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। केरल, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र पर्वतीय ढालों में पर भी चाय की कृषि की जाती है। चाय का उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाओं में 150 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक या अधिक वर्षा की 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का उच्च तापमान आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, जो कि बी में है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी लगभग 1465 किलोमीटर लंबी है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का डी, जो कि आपका यहाँ पे विकल्प में भारत स्थलीय सीमा म्यांमार देश के साथ सबसे कम स्पर्श करती है। 1643 किलोमीटर है, जो कि मतलब सीमा साझा करती है। तो भारत भूटान, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। जैसे इसका ट्रिक हो जाएगा बचपन में MBA, तो इसका आंसर, इसका ट्रिक है बचपन में MBA, जो कि ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान और उसके बाद N से नेपाल, और ये सब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पड़ोसी देश सबसे नेपाल का यहाँ पे लंबाई किलोमीटर में 1751 है, और उसके बाद भूटान का 699 किलोमीटर का साझा करता है। अफगानिस्तान में 106, कहीं के 107 भी रहता है। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ मतलब इसमें सीमा साझा होता है इंडिया का, तो जो कि 4096.7 किलोमीटर है। और इसलिए इसमें बचपन में MBA जो भी मतलब इसमें ट्रिक है, तो ये ब सबसे ज्यादा, जैसे बांग्लादेश हो गया इससे सबसे ज्यादा, उसके बाद चाइना, उसके बाद नेपाल, ऐसे करके मतलब इसमें 7 देशों से यहाँ से सीमा साझा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का सी। जब प्रवाहित नदी के द्वारा अपरदित तन इकट्ठा होकर भू आकृति का निर्माण करती है, तो इसे प्रक्रिया का निक्षेपण की क्रिया कहते हैं, एवं इससे निर्मित आकृति को डेल्टा कहते हैं। उदाहरण के लिए गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा विकसित सुंदरबन डेल्टा, प्रत्येक डेल्टा चापाकर और पंजाकर आदि डेल्टा का प्रमुख प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित कालगुरली स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है, और इसके अतिरिक्त कूलगार्डी, विक्टोरिया, क्वींसलैंड आदि भी ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया स्वर्ण उत्पादन में विश्व के दूसरे स्थान पर है। विश्व में सोने के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो ब्राजील का मुद्रा है बी, ऑप्शन बी, जो कि देश और उनकी मुद्रा है। और भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी में है रियल, जो कि ब्राजील का ब्राजीलियन रियल बोलते हैं इसको, और रूस को बोलते हैं, रूस का जो मुद्रा है वो रूबल। इथियोपिया का है बिर, और उसके बाद ईरान का ईरानी रियाल। और उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो निम्नलिखित में सबसे बड़ा महासागर यहाँ पे प्रशांत महासागर है, जो कि ऑप्शन सी में है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर है, जो अमेरिका और एशिया के पृथक करता है। इसके क्षेत्रफल है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका 6,36,34,000 वर्ग मील है, जो दूसरे सबसे बड़े महासागर अटलांटिक का 2 गुना है। इसके बाद क्रमशः हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। अब उपसौर की स्थिति बनती है, तो इसका 32 हो गया आंसर बी, जो कि उपसौर की स्थिति पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाते हुए उसके सबसे निकट होती है, तब उसे उपसौर कहते हैं। यह स्थिति प्रतिवर्ष 3 जनवरी को बनती है। उपसौर पृथ्वी जब सूर्य की अधिकतम दूरी पर होती है, तो उसे अपसौर कहते हैं, और तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति में 4 जुलाई को होती है। मतलब उपसौर जो कि पृथ्वी का सूर्य चक्कर लगाते हुए जब सबसे निकट होती है, और अपसौर जो मतलब पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए सबसे दूर होती है। तो मतलब इसमें ऐसा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा आयरिश से संविधान से ली गई है, मतलब आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और इस भाग के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। निर्देशक सिद्धांत का न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मतलब इसे कोई न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा। लिखित संविधान एक संविधान निर्मित सभा द्वारा निर्मित होता है, वही लिखित संविधान परंपराओं सिद्धांत द्वारा आवश्यकताओं के अनुसार निर्मित किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम यूके के पास अपना कोई लिखित संविधान नहीं है। यहाँ पहले से निर्मित कुछ नियम होते हैं जिनके द्वारा शासन किया जाता है। यूके के कानून को समय और परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है और जाते भी है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब संसद का अधिनियम बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का सी, जो कि भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1992 में
संसद अधिनियम बना था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया। इसे पंचायत के नाम से उल्लेखित किया गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है और प्रावधान सम्मिलित और इसकी और मतलब 243 ए से 243 ओ तक का प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ देख लेते हैं। आपातकाल की घोषणा होने के एक महीने के अंदर किस संस्था का पारित होना जरूरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि आप लोग यहाँ पे आपातकाल की घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों, जो कि लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा मतदान करने वाले सदस्य के दो तिहाई भाग बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 37, पंचायती राज लागू करने वाले पहले 2 राज्य कौन है? तो इसका आंसर होगा 37 का डी। तो इसमें राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाले प्रथम 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का प्रथम जिला था और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और इसमें सबसे पहले लागू कौन हुआ है, ये पूछने पे मतलब ये क्वेश्चन आने पे आपका यहाँ पे 2 अक्टूबर 1959 हो जाएगा, जो कि राजस्थान का है, जो कि नागौर जिला है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और साथ साथ उच्च न्यायालय को भी प्राप्त होता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा न्यायिक परीक्षण, न्यायिक पुनर्विकलन, जो कि जुडिशियल रिव्यू के द्वारा की जाती है। न्यायिक और पुनरीक्षण की व्यवस्था भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से संविधान से लिया गया है। मतलब जो भी जुडिशरी से जुड़ा कुछ भी अगर नियम है तो वो यूएसए से लिया गया है, जो कि संविधान बनाने के टाइम। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा? और मतलब योगदान रहा था, भारत के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा बी, जो कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान था और बिहार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व प्रमुख नेता श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्होंने 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ देख लेते हैं। गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 में आंसर इसका हो जाएगा बी, जो कि अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ के बारे में उपबंध दिया गया है। राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, जो कि चीफ जस्टिस होगा, मतलब जो कि है उसमें जो चीफ जस्टिस है वो हाईकोर्ट का वही दिलाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का बी, जो कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है, भारतीय राज्यों की आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि भारतीय राज्य की आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः भाषाई आधार पर किया गया था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश था और आंध्र प्रदेश का निर्माण से अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी और उसके कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का मतलब उपाध्यक्ष, जो कि फजल अली के द्वारा किया गया था, उनको गठित करना पड़ा। इसके अन्य 2 सदस्य थे, के.एम. पन्नीकर और एच.एन. कुंजरू। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, जो कि यहाँ पे भारत का एक सामान्यवादी दल है और इस पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। इसके संस्थापक एम.एन. रॉय थे। 1928 ईस्वी में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यप्रणाली निश्चित की। वर्तमान में इस दल के महासचिव डॉक्टर राजा है। और क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लॉर्ड माउंटेन द्वारा बैटन गवर्नर जनरल थे तथा स्वतंत्र प्राप्ति के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजा गोपालचारी थे। इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। राजा जी 26 जनवरी 1950 तक गवर्नर जनरल का पद संभाला। वह 1952 में मद्रास के मुख्यमंत्री भी बने।
क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ष 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये एक भारतीय दार्शनिक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनका जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी में टांकरा गुजरात में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। वेदों की और लौटो का नारा दिया था। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक थॉमस मुनरो था। इसे मद्रास में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत कंपनी तथा रैयत यानी कि किसानों के बीच सीधा समझौता या संबंध था। स्थायी बंदोबस्त का प्रतिपादक लॉर्ड कर्नवालिस था और वारेन हस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, जो कि 1505 ईस्वी में बने थे और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। इसने वर्ष 1509 में संयुक्त मुस्लिम बेरे को पराजित किया। अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुआ। इसे भारत में पुर्तगाली की शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो 48 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि जंतर मंतर दिल्ली में स्थित है और पर्यटक स्थल है, जिसका निर्माण सन 1724 में जयपुर का सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। उन्होंने जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में ऐसी ही वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी को, इसका आंसर हो जाएगा बी, फतेहपुर सीकरी को नगर अकबर द्वारा आगरा के निकट 1572 में गुजरात विजय के उपरांत बसाया गया था। इस नगर का मुख्य वास्तुकार बहाउद्दीन था। यहाँ निर्मित लगभग सभी इमारतें लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। यहाँ की प्रमुख इमारतें और दीवाने खास जोधाबाई का महल, मरियम का महल, जमी मस्जिद तथा बुलंद दरवाजा सब मतलब ये आपका बलुआ पत्थर से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 50, ताजमहल के लिए सब पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा डी, ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनाया था और ताजमहल को सफेद संगमरमर से बनवाया गया था और यह संगमरमर राजस्थान के मकराना खान से लिया गया था और ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल को वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 51, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा डी, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद थे और इसने 1394 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। नसरुद्दीन का शासनकाल के दौरान मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया। तो क्वेश्चन नंबर 52, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लोधी वंश का स्थापना, इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि सल्तनत काल के 5 वर्षों में अंतिम लोधी वंश का स्थापना बहलोल लोधी ने वर्ष 1491 ईस्वी में की थी। वह अफगानों की शाखा साहुखेल से संबंधित था। इब्राहिम लोदी की इस वंश के अंतिम शासक थे, जिसे वर्ष 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिल्ली का मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इसका आंसर आप लोग पता ही होगा, बहलोल लोदी होगा सी का। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अशोक मौर्य वंश का शासक था। भारत में उसे धार्मिक रूप से सहिष्णु तथा अहिंसा प्रिय शासक के रूप में जाना जाता है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। उसकी राजधानी कन्नौज थी। पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 54, गौतम बुद्ध का संवादों का भाषा क्या थी? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होगा बी, जो कि गौतम बुद्ध का संवादों का भाषा पाली था। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म ग्रंथों को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे तथा उस समय कौशल के राजा प्रसेनजित तथा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में हुई थी। ऐसे बौद्ध धर्म के महापरिनिर्वाण का संज्ञान लिया गया है। ₹70 received on PhonePe। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या। तो उपनिषद का यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि उपनिषद हिंदू धर्म के श्रुति धर्म ग्रंथ है। यह वेदों का अंतिम भाग है। इन्हें वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। उपलब्ध उपनिषद ग्रंथों की कुल संख्या 108 है और प्रमुख उपनिषद ईश, केन, कठ, मांडुक्य, तैत्तिरीय और आदि है। इनमें मुख्यतः आत्मा व ब्रह्म का वर्णन किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 56, हड़प्पा सभ्यता सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे। तो 56 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि हड़प्पा सभ्यता के विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता में औजार व हथियार ताम्र, टीन तथा कांस्य से बने भाले, गदा तथा कुल्हाड़ी होते थे। जेवर बनाने के लिए सोना, मनके और लकड़ी के व मिट्टी का इस्तेमाल भी होता था। क्वेश्चन नंबर 57, संदेव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का ए, जो कि मोहनजोदारो होगा। संदेव सभ्यता में मोहनजोदारो से मिला सबसे बड़ा स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर है और 55 मीटर तथा चौड़ी पूर्व से पश्चिम दिशा में है 33 मीटर, और इसके मध्य में स्नाना कुंड है जो 11.88 मीटर लंबा है और उसके बाद 7.01 मीटर चौड़ा है, 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नानागार की फर्श पक्की ईंटों से बनी हुई है और जिसमें उतरने के लिए दो तरफ सीढ़ियां बनी हुई है। इसके दक्षिण पश्चिम भाग में पानी निकालने के लिए एक नाली बनाई गई है और इसका उपयोग सार्वजनिक रूप में धर्मानुष्ठान के वक्त किया जाता था। प्रोफेसर मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण की संज्ञा दी थी। और क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में भारत ने छोटे किसानों का सशक्त बनाने के लिए कितने किसान उत्पादक संगठन, जो कि एफपीओ होता है, लॉन्च किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों का सशक्त बनाने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन, जो कि एफपीओ है, फार्मर प्रोडक्शन, इसका फुल फॉर्म होगा, लॉन्च किए हैं। इन किसान उत्पादक संगठन को उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को उनकी सामूहिक सौदेबाजी के सशक्त के मजबूत करके और बाजार पहुंच में सुधार करके उन्हें सशक्त बनाना है। नोट, बिहार की खगड़िया जिले में स्थित ऐतिहासिक 10,000वां एफपीओ मक्का, केला और धान की खेती पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 59, मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो 59 का आंसर हो जाएगा बी, मई 2025 में एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने भारतीय वायुसेना नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। हाल ही में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा 60 का ए, भारतीय टीम ने तीसरी बार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के खिताब न्यूजीलैंड को हराकर जीता। इस चैंपियनशिप में ट्रॉफी का आयोजक पाकिस्तान था, लेकिन भारत के विरोध के कारण भारत के सभी मैच यूएई में आयोजित किया गया था। तो उसका बाद इसका बाद 60 क्वेश्चन नंबर 60 के बाद आपका यहाँ पे मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली तथा यातायात नियम का संकेत है। तो जो कि इसका मतलब 20 क्वेश्चन इसके ऊपर होता है और 20 क्वेश्चन वाहन का रखरखाव, लुब्रिकेंट और इसके क्वेश्चन 20 होते हैं। तो चलिए इसका 61 हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो 61 में है, आपके वाहन के निकास में डैश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का सी, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 62, साइड बोर्ड पर डू नॉट एंटर व्हेन फ्लडेड लिखे होने का आशय है। तो इसका 62 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि जब बाढ़ हो तब प्रवेश न करें। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का, हरी बत्ती के बाद कौन सी लाइट जलती है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर होगा डी, जो कि हरी बत्ती के बाद पीली बत्ती जलती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। लाल यातायात बत्ती संकेत करती है, रेड ट्रैफिक लाइट इंडिकेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि वाहन रोकने के लिए इंडिकेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सी लाइट पीछे ट्रैफिक के वाहन की गति धीमे करने के संकेत देती है? तो इसका 65 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि स्टॉप लाइट यहाँ पे आपको इंडिकेट करती है वाहन की गति धीमी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 66, ड्राइविंग नियम के एमएसएम का क्या मतलब है? तो 66 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि इसका टायर की चौड़ाई है। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, अगर आपकी गाड़ी रात के समय खराब हो जाती है तो 67 का आंसर है बी, जो कि रुके और लाल बत्ती दिखाए। तो मतलब दूसरा से हेल्प करने के लिए लाल बत्ती दिखाना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 68, सार्वजनिक सेवा वाहन जो कि पब्लिक सर्विस व्हीकल के चालक के लिए बैज प्राप्त करने हेतु आवेदन किस फॉर्म में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपको फॉर्म PSV1 होता है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। अस्थायी पंजीकरण जो कि टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन की अधिकतम अवधि क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि 1 महीना होता है। तो 69 का ए हो जाएगा। उसके बाद फिटनेस प्रमाण पत्र जो कि फिटनेस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण के लिए आवेदन किस फॉर्म में किया जाता है? तो 70 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका फॉर्म 38 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 में हिट एंड रन दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए एक मोटर वाहन दुर्घटना दावा जो कि मोटर व्हीकल्स एक्सीडेंट क्लेम्स फंड का प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम में 1988 की किस धारा के तहत किया गया है और इससे संबंधित विस्तृत नियम CMVR 1989 में है? तो इसका 71 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका धारा 161 में है। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 72 देख लेते हैं। 72, एक लर्नर लाइसेंस के लिए
आवेदन किस फॉर्म में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 72 का बी, जो कि फॉर्म 2 होता है। उसका क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। यदि किसी वाहन का मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र जो कि ओरिजिनल आरसी खो जाता है तो डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के लिए किस फॉर्म का आवेदन किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का हो जाएगा बी, जो कि फॉर्म 26 होता है। और क्वेश्चन नंबर 74, मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत वाहनों को ओवरलोडिंग निषेध है? वाहनों में मतलब ओवरलोडिंग नहीं किया जा सकता है, उसमें किस धारा में दिया गया है? तो 74 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि धारा 113 के तहत आप लोग मतलब ट्रक में ओवरलोडिंग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 75, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत ई रिक्शा या ई गाड़ी की परिभाषा में अधिकतम मोटर पावर कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 75 का आंसर सी हो जाएगा, जो कि आप लोग 4 किलोवाट से अधिक नहीं लोड कर सकते, मतलब मोटर यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 76, यदि कोई वाहन चालक कानून प्रवर्तन अधिकारी, लॉ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या वैध निर्देशों का पालन नहीं करता है तो संशोधित अधिनियम के तहत कितना जुर्माना है? तो इसका आंसर 76 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आप लोग का 2000 यहाँ पे जुर्माना है। और क्वेश्चन नंबर 77, एक वाहन का पंजीकरण अधिकतम कितने साल के लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि 15 साल होगा, 77 का डी। और उसका 78, सड़क के किनारे पीले रंग का मील पत्थर किसको दर्शाता है? तो इसका 78 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग का यहाँ पे मतलब दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 79, गोलाकार मार्ग में घुसने पर किसको मार्गाधिकार है? तो इसका 79 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आप लोग यहाँ पे आपकी दाई और से यातायात का जो पहले ही गोलाकार मार्ग में है मतलब गोलाकार होता है तो उसमें कैसे जाना है वो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, यातायात पथ की चौड़ाई कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि 12 फुट होता है। और तो अब हम लोग 80 तक कंप्लीट कर चुके हैं और मतलब अब इस बार पार्ट आया है वाहनों का पार्ट पुर्जे, लुब्रिकेटिंग और रख रखाव के बारे में क्वेश्चन। तो 81 से आप लोग का 100 तक यहाँ पे 81 से 100 तक आप लोग का यहाँ पे वाहनों का रख रखाव होगा। तो चलिए 81 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रंट इंजन रियर ड्राइविंग जो कि FR होता कार में सामान्यतः ABS प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का, तो 81 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि फ्रंट इंजन रियर ड्राइविंग FR कार में समाप्त ABS में 3 चैनल 4 सेंसर प्रयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 82, आजकल व्हीकल में किस स्टीयरिंग मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है? तो 82 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आजकल व्हील में एकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। स्टीयरिंग मैकेनिज्म स्टीयरिंग व्हील द्वारा वाहन की दिशा बदलने के लिए जैसे मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है वह स्टीयरिंग मैकेनिज्म कहलाती है। यह 2 प्रकार की होती है, एक एकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म और डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म। वर्तमान में एकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म का प्रयोग की वाहनों में किया जाता है क्योंकि यह अत्यंत सरल है तथा इसके अवयव कम घिसते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, टायर की एक साइड में घिसावट की क्या कारण है? तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि टायरों की एक साइड की घिसाई का अनुचित कैम्बर कोण या गलत टो इन के कारण होता है। जो कि गलत टो हो जाता है तो उसमें मतलब घिस जाता है। मध्य घिसाई का मुख्य कारण टायर में हवा और दबाव अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट प्रयोग कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि यूनिवर्सल जॉइंट का प्रयोग स्टीयरिंग सॉफ्ट में कर सकते हैं। स्टीयरिंग सॉफ्ट स्टीयरिंग गियर और स्टीयरिंग कॉलम के बीच का एक कनेक्शन होता है। यह सुनिश्चित करता है कि ड्राइविंग के दौरान चालक की कैब और चेसिस के बीच होने वाले सापेक्ष आंदोलन की स्टीयरिंग व्यवहार को स्थिर रखता है। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं, डीजल इंजन का फ्लाईव्हील निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि डीजल इंजन का फ्लाईव्हील स्टील का बना होता है। फ्लाईव्हील स्टील या कास्ट आयरन का बनाए जाते हैं। यह इंजन का क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है एवं इंजन की गति को स्थिर रखने की अतिरिक्त ऊर्जा को संग्रहित करने में मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 86, सर्दियों में डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सर्दियों में डीजल इंजन को, इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि सर्दियों में डीजल इंजन का स्टार्ट करने के लिए ग्लो प्लग का प्रयोग किया जाता है। ग्लो प्लग क्या है? ग्लो प्लग का उपयोग ठंडी अवस्था में इंजन को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। ग्लो प्लग एक हीटिंग तत्व एलिमेंट है जो एक डीजल इंजन में कुशल ईंधन दहन का प्रोत्साहित करने के लिए आने वाली ईंधन और हवा को गर्म करती है। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से चार्जिंग सॉकेट या घटक कौन सा है? तो इसका 87 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि बैटरी को चार्ज करने के लिए प्रयुक्त सर्किट को बैटरी चार्जिंग सर्किट कहते हैं। चार्जिंग सर्किट के अंतर्गत डायनामो या अल्टरनेटर या कट आउट रिले और करंट तथा वोल्टेज रेगुलेटर लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं, इंजन का एग्जॉस्ट सिस्टम में क्या सम्मिलित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंजन का एग्जॉस्ट सिस्टम में एग्जॉस्ट वाल्व, साइलेंसर तथा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड तथा तीनों सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, दोषपूर्ण ईंधन इंजेक्टर का प्रभाव क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दोषपूर्ण ईंधन का इंजेक्टर का प्रभाव यह है कि इंजन स्टार्ट नहीं होता है। इसके अतिरिक्त गलत ईंधन इंजेक्टर के कारण आपके वाहन इंजन खराब हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं, फिल्टर साफ करने के लिए हवा का दबाव
देते समय प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि फिल्टर साफ करने के लिए हवा का दबाव देते समय प्लग प्रयोग करते हैं। इसका प्रमुख कार्य है केंद्रीय इलेक्ट्रोड के लिए यांत्रिक सहायता प्रदान करना है तथा और साथ ही उच्च वोल्टेज को विस्वादित करना है, उच्च वोल्टेज फ्लो कराना होता है। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। क्षतिग्रस्त पिस्टन के कारण निम्न है। मतलब क्षतिग्रस्त पिस्टन मतलब अगर कुछ खराबी होता है तो कौन सा कारण है? तो यहाँ पे देखिए क्षतिग्रस्त पिस्टन का कारण है कनेक्टिंग रोड और ब्रूस और छोटा तथा ढीला होना। मतलब ब्रूस जो है वो छोटा या ढीला हो जाना। तो यहाँ पे देखिए 7 मतलब महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि क्षतिग्रस्त पिस्टन का प्रकार। क्षतिग्रस्त पिस्टन का इम्पैक्ट मार्क, पिस्टन मटेरियल का पिघलना, पिस्टन रिंग का क्षतिग्रस्त होना, अक्षीय वियर दर्द का कारण, पिस्टन स्कर्ट का क्षतिग्रस्त होना, सिलेंडर लाइनर क्षतिग्रस्त का करना और असममित पिस्टन वियर का पैटर्न, मुड़ी हुई कनेक्टिंग रोड की आंख जो कि आई एक कोण पर बोर हो, सिलेंडर बोर का सीधा न होना, ये सब मतलब इसमें कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, इंजन शीतलन प्रणाली में रेडिएटर ढक्कन का क्या कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 92 का ए, जो कि सामान्य वायुमंडलीय स्थिति में जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलती है। उच्चतम ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है तथा जल 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान के उबलता है। जल के क्वथनांक तापमान में वृद्धि के लिए शीतलन प्रणाली का दाब में वृद्धि करनी पड़ती है। यह प्रणाली को प्रेशर कैप की सील करके प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। क्रैंकशाफ्ट निम्न में से किस धातु से बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रैंकशाफ्ट, आंसर डी, जो कि निकिल स्टील की बनी होती है। क्रैंकशाफ्ट मुख्य रूप से निम्न पदार्थ से बनाई जाती है, जैसे कि पहला निकिल स्टील, दूसरा क्रोमियम और वेनेडियम स्टील, तीसरा निकिल क्रोमियम स्टील, चौथा निकिल क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील। तो क्वेश्चन नंबर 94, आमतौर पर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में इनलेट वाल्व डैश खुलती है। तो इसका 94 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि आमतौर पर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का इनलेट वाल्व 10 डिग्री टीडीसी से पहले खुलता है तथा बीडीसी के 25 डिग्री बाद बंद होता है। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। ऑयल प्रेशर गॉज लगा होता है। तो 95 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी, जो कि ऑयल प्रेशर गॉज डैशबोर्ड पर लगा होता है। प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम में इंजन का मेन ऑयल गैलरी में तेल का दबाव कितना है यह पता करने के लिए ऑयल प्रेशर गेज का प्रयोग होता है। यह मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, एक मैकेनिकल ऑयल प्रेशर गेज और दूसरा इलेक्ट्रिकल ऑयल प्रेशर गेज। तो इसका 96 देख लेते हैं। क्रूड ऑयल से क्या बनाए जाते हैं? तो 96 का आंसर हो जाएगा क्रूड ऑयल से पेट्रोल, इसमें डी होगा आंसर। क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल तथा गियर ऑयल बनाया जाता है, जो कि 96 का डी आंसर होगा, जो कि मतलब उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। लुब्रिकेशन ऑयल को किस प्रकार ठंडा किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि लुब्रिकेशन ऑयल को ऑयल कूलर द्वारा ठंडा किया जाता है। जब इंजन में होकर तेल वापस संप आता है तो वातावरण की ठंडी हवा से हुए ठंडे संप का संपर्क में आकर वह तेल सामान्य तापक्रम में आ जाता है, परंतु अधिक प्रभावी ढंग से उसे ठंडा करने के लिए ऑयल कूलर का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हीट एक्सचेंजर का प्रयोग किया जाता है। इनमें निकलने वाला तेल की गर्मी पानी में चली जाती है और तेल ठंडा हो जाता है। कुछ इंजनों के क्रैंक केस में बाहर फिन्स लगाई जाती है, कुछ में अलग से एक ऑयल रेडिएटर का प्रयोग भी होता है। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। रेडिएटर प्राय किस धातु से बनाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा डी, रेडिएटर प्राय तांबा या पीतल धातुओं से बनाए जाते हैं, क्योंकि इन धातुओं की उष्मा चालकता अधिक होती है, इनमें जंग नहीं लगती है तथा भार में हल्के होते हैं। रेडिएटर के जोड़े सोल्डरिंग द्वारा बनाए जाते हैं ताकि रिपेयरिंग के समय उसे आसानी से खोला जा सके और पुनः जोड़ा जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। इंजन में स्मॉल इंड बेयरिंग होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि इंजन में स्मॉल इंड बेयरिंग में एक बूस्ट बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें झटके सहन करने की शक्ति अधिक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 100, जो कि लास्ट आंसर क्वेश्चन है, तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेंडर लाइनर प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का ए हो जाएगा, जो कि सिलेंडर लाइनर घिसे सिलेंडर का रिपेयर करने के लिए प्रयुक्त होता है। सिलेंडर के अंदर खोखली नली फिट हो जाती है और जिसे सिलेंडर लाइनर कहते हैं। पिस्टन के चलने से जब लाइनर की अंदर की सतह घिस जाती है तो लाइनर को बदल दिया जाता है, इससे पूरी सिलेंडर बेकार नहीं होती। तो आशा करता हूँ आपको आज की प्रैक्टिस सेट अच्छी लगी होगी, जो कि आज का प्रैक्टिस सेट 3 है और ऐसे ही हम लोग 25 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि एग्जाम हम लोग का 10 दिसंबर को है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।